गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SVIC एजुकेशनल ग्रुप क्लास 11th। जो आपके सामने ये चित्र दिख रहा है ना, ये पूरे बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसका मैं चित्र क्लिक करके भेजूंगा ग्रुप में। आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और आप कंसंट्रेशन माइंड बनाकर इसका अध्ययन करिएगा। मैं कहूँगा कि एक बार फिर से जो मैंने इसके पहले समसूत्र विभाजन यानी मिटोसिस पढ़ाया था उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं उसका वह बेस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अर्धसूत्री विभाजन को 2 चरणों में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और यहाँ लिखा है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो अगर आप पढ़ लेंगे समसूत्री विभाजन तो आपको द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन जरा सा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार बस यूँ जानिए कि जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है ना, यह सेम टू सेम समसूत्री विभाजन ही है। ठीक है, अभी हम जब इसका सीरियल पढ़ाएंगे तो आपको हम समझाएंगे कैसे। कंसंट्रेट योर माइंड, अपने दिमाग को एकाग्र कीजिए और अध्ययन शुरू कीजिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात बता दूं कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी दूंगा लिखने के लिए। आज ही मेरा लास्ट में प्रश्न रहेगा जो मैं पहले से ही बता दे रहा हूं कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्र विभाजन में कोई 4 अंतर लिखिएगा। ठीक है, कोई 4 अंतर लिखकर उसको जो है मेरे पर्सनल नंबर 99 19 32 65 47 पर डालिएगा, ग्रुप में नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा कि आप कितना समझे हैं। कोई दिक्कत आती है तो क्वेश्चन कर लीजिएगा हमसे। ठीक है, तो चलिए हम अध्ययन करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। मीन्स आपको बता दूं कि अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन की तुलना में लंबी प्रोसेस तथा जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अर्धसूत्री विभाजन में लास्ट में देखेंगे जब गुणसूत्र बनेगा तो जब सेल बनेगा तो आप देखेंगे समसूत्री विभाजन में केवल 2 सेल बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 सेल। और अर्धसूत्री विभाजन में लास्ट में 1 सेल से 4 सेल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या अपने पैतृक जो नई संतत कोशिकाएं 2 बनती हैं एक सेल से, वह जो सेल जो बना रहा था वह पैतृक है और जो बना है वो संतति है। तो जो बना रहा था वो पैतृक है, तो उसमें जितने गुणसूत्रों की संख्या होती है उतने ही इनके संतत गुणसूत्रों में भी होती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जो 4 पुत्री या संतत कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने पैतृक की गुणसूत्रों की संख्या की आधी ही रह जाती हैं। यानी कि अगर पैतृक में 46 गुणसूत्र थे तो संतति में 23 गुणसूत्र रहेंगे। जो 4 सेल बनेंगे सब में 23 रहेंगे। जबकि समसूत्र विभाजन जब होता है तो जितने पैतृक में थे यानी 46 थे तो उनके संतति में भी 46 ही थे। ठीक है, तो नाम से ये स्पष्ट है, समसूत्री समान गुणसूत्रों की संख्या, अर्धसूत्री आधी गुणसूत्रों की संख्या। ठीक, तो चलिए अर्धसूत्री विभाजन के हम दोनों पहली बात बताएं। अर्धसूत्री विभाजन को हम 2 चरणों में पढ़ेंगे, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। फर्स्ट मियोसिस एंड सेकेंड मियोसिस। तो फर्स्ट मियोसिस ही मुख्य रूप से हमको पढ़ना है, क्योंकि सेकेंड मियोसिस जो सेम टू सेम क्या है, वो क्या है, मिटोसिस था, यानी कि समसूत्री विभाजन था। ठीक है, तो उसके बारे में सिर्फ मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी सारी प्रोसेस समसूत्री विभाजन का है, उसमें हमें कुछ नहीं बताना है। ठीक है, तो चलिए अर्धसूत्री विभाजन को हम स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरण है। पहला चरण है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम पढ़ेंगे। तो याद कीजिए उसमें जो तमाम अवस्थाएँ आ रही थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी अवस्थाएँ इसमें भी रहेंगी, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में भी और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में भी। आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में क्या घटना घटती है इसको जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो चलिए आपको बताएं कि इसमें जो 4 प्रवस्थाएं आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज,
ये तो साइटोकाइनेसिस से है। तो आपको हम बता दें कि प्रोफेज, चूँकि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन इसलिए सब कुछ में हम फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग सब जगह फर्स्ट लिखा है, और उसमें देखेंगे आप लोग सेकेंड लिखा है, क्योंकि वो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में है, ठीक है। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं प्रोफेज फर्स्ट। यही सबसे लंबी प्रोसेस है, इस अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी है कुल अर्धसूत्री विभाजन का टोटल, जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, जितना टाइम लगता है टोटल अर्धसूत्री विभाजन में, उसमें सबसे अधिक टाइम लगता है प्रोफेज फर्स्ट में। टोटल समय का 90%, यानी कि कुल अगर 100 मिनट लगे तो कितना लगेगा, तो 90 मिनट तो सिर्फ है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में ही लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में क्या, प्रोफेज फर्स्ट में देखिए आप लोग 5 स्टेप आ रहा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि लेप्टोटीन में जो है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है लेप्टो मीन्स होता है थीन। होता क्या कि जब कोशिका सामान्य रूप में जब तक रहती है तब तक तो रहती ही है, लेकिन जैसे ही वह लेप्टोटीन प्रावस्था में आती है तो होता क्या कि सारे की सारी जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ना, वो महीन पतले लेप्टो माने थीन, पतले धागे के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक। सेंट्रोसोम जो होता है वो अपनी फोटो कॉपी कर लेता है, डबल हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है सेंट्रोसोम, ठीक है। केंद्रिका वैसे ही पड़ी रहती है, ठीक है। जितनी प्रोसेस चलेगी, अब मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, सब में 5 स्टेप में प्रोफेज फर्स्ट में लास्ट में कहीं जाकर जो है केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली विलुप्त होगी, वो भी कैसे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपने प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन में बहुत जो महत्वपूर्ण बात है वो इतना ही याद रखना है आपको कि इसमें गुणसूत्र क्या होता, क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र के रूप में आने लगते हैं और वो पतले धागों के रूप में गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमारा जाइगोटीन। अब देखिए मैं थोड़ा सा चित्र और स्पष्ट करूँ। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में समजात गुणसूत्रों की पेयरिंग होती है, क्योंकि जाइगो मीन्स होता है पेयर माने जोड़ा में हो जाते हैं, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं कि ऐसे ये जोड़े में हैं, लेकिन ये आपस में जुड़े हैं, स्पष्ट रूप से अलग नहीं दिख रहे हैं। इसके क्रोमेटिड्स, इसके जो ये पार्ट होते हैं ना, जो इसके धागे होते हैं, एक धागे क्रोमेटिड्स बोलते हैं इसको। ये तो गुणसूत्रीय स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था। तो ये क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े रहते हैं। इसके जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर बिखरे हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए हैं, पेयर में आ गए हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 50% मदर एंड 50% फादर के होते हैं, तो मदर के मदर वाले में, फादर के फादर वाले में पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे पेयरिंग हो जाती है वैसे ही इस प्रकार के गुणसूत्र को हम बाइवैलेंट या युग्मित जोड़ा कहते हैं, ठीक है। और अगली चीज़, और इनकी जोड़े बनने की प्रक्रिया को हम सूत्र युग्मन या सिनैप्सिस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना सारी परिभाषाएं, क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में भी आएंगे और आपका आने वाले टेस्ट में भी आएगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप है पैकिटीन, ठीक है। तो पैकिटीन में क्या होता है, पैकी का शाब्दिक अर्थ होता है थिक माने मोटा, घना होना, ठीक है। होता क्या है कि इसमें गुणसूत्र जो होते हैं छोटे और मोटे घने हो जाते हैं तथा ये स्पष्ट रूप से अब गुणसूत्र के रूप में दिखते हैं। इनके 2 धागों के साथ पूरी लंबाई के साथ इनको डायड कहते हैं, लेकिन वास्तव में एक गुणसूत्र में 4 भुजाएं दिख रही हैं, इसलिए इन्हें टेट्रा माने होता है 4, 4 टेट्राड्स कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बढ़िया विशेषता यही है कि इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, ठीक मोटे होने की वजह से स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी स्टूडेंट्स, ये अगला स्टेप नहीं है, इसी का ही चित्र है। अब ये दोनों एक ही स्टेप में है, ध्यान रखना, ठीक है। होता क्या है कि स्पष्ट गुणसूत्र जब हो जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही है पैकिटीन, ठीक है ना। इन सारे स्टेप में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, पैकिटीन। क्योंकि होता क्या है कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। होता क्या है कि मदर के और फादर के जो गुणसूत्र होते हैं वो उनकी भुजाओं में क्या होता है, क्रोमेटिड्स में जीन विनिमय होता है, ठीक है। यानी कि एक जगह आकर 2 क्रोमेटिड्स एक स्थान पर आते हैं, इस स्थान को हम कहते हैं किएज्मेटा, और यहीं से इसका पार्ट इसमें चला जाता है। देखिए जो है अगले स्टेप में आपको देखने को मिलेगा, जब हम आगे बढ़ेंगे अभी तो आपको दिखा ही दें। तो ये देखिए आप इसमें कि ये क्या होता है, जीन विनिमय हो जाता है। जीन विनिमय मतलब होता है कि
जो इसका जीन था इसमें आ गया, जो इसका जीन था इसमें आ गया। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पूरा ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन मैंने रेड किया आपको समझने के लिए, और ये पूरा रेड होना चाहिए, मैंने ब्लैक किया क्योंकि इसका हिस्सा इसमें आया, इसका हिस्सा इसमें आया। ठीक है, तो यहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कई बार परीक्षा में कियाज्मेटा पूछा है और क्रॉसिंग ओवर पूछा है, तथा यह पूछा है कि यह दोनों किस स्टेप में कहाँ होते हैं। ठीक है, तो कहाँ होते हैं, पैकेटीन में। तो हम पैकेटीन पढ़ रहे हैं। तो ये वह स्थान जहाँ पर जीन विनिमय क्रिया होती है, कियाज्मेटा होता है और जीन विनिमय होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक प्रश्न बन रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि माता और पिता के जो लक्षण होते हैं, आप सुने होंगे कि 50% माता के 50% पिता के लक्षण संतानों में आते हैं, तो वो ही जीन विनिमय के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज़ और बताते चलें, इस स्टेप में आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है एंडोन्यूक्लिएज और यहाँ लिखा है लाइगेज। ठीक है, तो होता क्या है कि जीन विनिमय के लिए एंजाइम से लगते हैं। ठीक है, तो जीन विनिमय के लिए एंजाइम से लगते हैं। क्या होता है कि जब जीन अलगाव में आता है, जब टूटने का टाइम होता है, तो वहाँ पर हेल्प करता है एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एज वर्ड जहाँ पर लगा हो समझ लीजिए वो एंजाइम की बात हो रही है। ठीक है, और जब ये टूटने की बात आती है तो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम काम करता है। अब जब जोड़ने की बात आती है तो लाइगेज काम करता है। यानी कि यहाँ पर जीन विनिमय के बाद इन जीन्स को जोड़ने के लिए, गुणसूत्र के क्रोमेटिस पार्ट को तोड़ने के लिए एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, और फिर जब ये टूट जाते हैं तो फिर इसका पार्टिस में जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम काम करते हैं। तो यह स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सुनकर आप लोग कहीं नोट भी कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 4 डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लो मीन्स होता है 2। ठीक है, बस कुछ ज़्यादा नहीं इसमें समझना है, बस ये जानिए कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं ना, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो अलगाव होगा ही, ये अलग तो हुआ ही, इससे ये अपना दोनों जीन विनिमय करके अलग होंगे ही। बाकी समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम वियोजन कहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कियाज्मेटा जो था वो अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, कियाज्मेटा का अधिक स्पष्ट दिखाई देना ये बताता है कि जीन विनिमय हुआ है। अगर कियाज्मेटा इसमें नहीं दिख रहा है तो यूँ समय, वेरी सिंपल, बहुत साधारण बात है ये, अगर कियाज्मेटा इस स्टेप में यानी डिप्लोटीन में नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए इसके पहले जीन विनिमय नहीं हो पाया है। ठीक है, अब हमारा प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट स्टेप है। एक बार फिर आपको रिवाइज करें, आप देखिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चले हैं। यहाँ से देखिए, आप पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन में, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में केवल प्रोफेज फर्स्ट में भी हम लोग इतने स्टेप पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग पहुँच चुके हैं डाइकाइनेसिस में। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है, इसीलिए कर रहा हूँ, कंसंट्रेट माइंड बनाकर समझिएगा। और कन्फ्यूजिंग कुछ है भी नहीं, रियली में तो कुछ भी कन्फ्यूजिंग नहीं है, केवल आप अपने स्टेप से याद रखिए। ठीक है, तो हम डाइकाइनेसिस पढ़ें, क्या होता है इसमें। देखिए यहाँ पर मैंने नोट कर दिया आपकी सुविधा के लिए कि जो होता है केंद्रक कला और केंद्रिका बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, विलुप्त होने लगती है। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे दिखाया है, ये विलुप्तता का लक्षण है, मतलब पूरा एकदम ये केंद्रक कला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी तक एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप कंफ्यूज ना होइएगा कौन क्या है, ज़रा इसको बता चलें। आप देखे होंगे शुरू से लेके अभी तक केंद्रिका भी है, हर जगह केंद्रिका है। ठीक है, आए बात समझ में। यहाँ भी देखिए केंद्रिका हर जगह है, और सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम भी हर जगह है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सेंट्रोसोम है, और ये जो 2 लेयर दिख रहा है, एक जो बाहर दिख रहा है, ये टोटल तो पहली बात कोशिका है और सबसे बड़ा कोशिका झिल्ली है। उसके अंदर मैंने सिर्फ केंद्रक को प्रमुख मानते हुए इसको बड़ा दिखाया है, बाकी इसमें सबको इग्नोर किया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जितने भी कोशिकांग होते हैं। ठीक है, इग्नोर किया गया है क्योंकि इसमें हमारा महत्वपूर्ण जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक के अंदर सारी घटना घटती है, केंद्रक को ही फोकस करके बड़ा चित्र बनाकर आपको दिखाया जा रहा है बार बार। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डाइकाइनेसिस में। होता क्या है कि केंद्रक कला केंद्रिका विलुप्त होने लगती है। देखिए यहाँ पर केंद्रिका को मैंने विलुप्त होते हुए दिखाया, बहुत डार्क नहीं है, इसके पहले देखिए डार्क था, अभी विलुप्त हो रही है, और ये भी देखिए धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है केंद्रक कला। और जो होते हैं तारक का सिरों पर पहुंच जाते हैं और तर्क तंतु बनाते हैं। देखिए तारक का सिरों पहुंच गए हैं और तर्क तंतु बना दिए, ये सब तर्क बना दिए। ठीक है, तर्क तंतु बना दिए। ठीक है, और अब क्या होता है, गुणसूत्र समान रूप से पूरे इस केंद्रक द्रव्य, मतलब ये अब तो केंद्रक कला रहा नहीं, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो है एक में मिल चुके हैं, तो ये पूरी की पूरी जो है क्या कहते हैं इसको, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं सब समान रूप से बिखर जाते हैं। ठीक है,
और एक बात और इसमें होती है, एक घटना होती है इसमें, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन में होता क्या है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैं इस चित्र से समझाऊंगा, उसके लिए अलग चित्र बनाना पड़ता मुझे, तो ये मैं समझा देता हूँ, बहुत टफ नहीं है। टर्मिनलाइजेशन में होता क्या है कि कियाज्मेटा धीरे धीरे गुणसूत्र के सिरों की तरफ आता है। ठीक है, ये जल्दी आपको नॉलेज में बहुत कम टीचर डालते हैं इस बात को, इसको आप जानिए कि जो होता है टर्मिनलाइजेशन में, ये क्या होता है कि जो कियाज्मेटा था ना, वो धीरे धीरे गुणसूत्र के सिरों पर आने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे एक समय आता विलुप्त हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं कियाज्मेटा का स्थानांतरण या टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस हमारा जो था, ये क्या था, प्रोफेज फर्स्ट था। अभी तक हम लोग जो प्रोफेज फर्स्ट पढ़ रहे थे, प्रोफेज फर्स्ट में ये सारी घटना घट रही थी। अब हमारी शुरू होगी ये सब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स गौर से चित्र को देखिए, आप देख रहे होंगे कि मेटाफेज फर्स्ट शुरू हो गया है। ठीक है, मध्यावस्था प्रथम शुरू हो गया है। बस वो अब यहाँ से वो सारी प्रोसेस वैसे ही घटेगी जैसे समसूत्र विभाजन में हो रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आएगा भी। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि इक्वेटर तो बन ही जाता है, उसी पर आकर सारे गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल मध्य में आकर सारे के सारे गुणसूत्र व्यवस्थित हो जाते हैं। अगला स्टेप आता है हमारा एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट आता है। इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं तारक केंद्र की ओर से लगने वाले प्रतिकर्षण बल के कारण, ये ऐसे मेरे हाथ को देखिए, ऐसे खींचातानी होती है। ठीक है, के कारण जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, आधे आधे पर से टूट कर केंद्रों की ओर खसकने लगते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, एना फर्स्ट में गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, समजात गुणसूत्र, और क्या होते हैं, ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो क्रोमेटिड, यानी कि जो है अभी तक यहाँ पर टिट्रा था, अभी आप क्या हो गए, दो हो गए, दो मतलब दो भुजा वाले हो गए हैं, अभी चार भुजा वाले यहाँ पर देख रहे थे आप थे। ठीक है, और जैसे ये दो होते हैं बस यहाँ से एन प्रावस्था यानी कि हेप्लॉइड हो जाते हैं। अभी तक क्या थे, डिप्लॉइड थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्या होता है। अब हमारा स्टेप शुरू होता है टीलोफेज। यहाँ देखिए टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज में दो चित्र मैं दिखाया जैसे पीछे वहाँ हो रहा था। ठीक है, तो टीलोफेज में हम दो चित्र दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। अब समान समजात गुणसूत्र आधे रह गए, एन रह गए। ठीक, होता क्या है कि इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका मतलब सारे गुणसूत्र ध्रुव पहुँच चुके हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली उगाती है, केंद्रिका भी उदय हो जाता है। ठीक है, और होता क्या है, फिर धीरे धीरे इस सारे के सारे गुणसूत्र आपस में मिलकर फिर वही पुरानी अवस्था क्रोमैटिन धागे के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पर भी एक बार साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, और उधर तो होगा ही द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में। जब साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कि कोशिका द्रव्य। अभी तक तो केंद्रक बट रहा था, देखिए दो केंद्रक बने ना, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस बीच से यहाँ से धंस कर क्या होगा, दो कोशिका बन जाएगी। ठीक है, और ये सब समसूत्री विभाजन की तरह यहाँ से होना शुरू हुआ है, तो ये तो आप समझ ही सकते हो। ठीक, तो आपने क्या देखा कि एक जो है कोशिका से दो कोशिका बन गई, और विभिन्न चरणों में क्या क्या घटनाएं घटी, ये घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक चीज़ और आपको हम बताएं, जरा चित्र को आप गौर फरमाएं, तो मैंने यहाँ से रेड करके ऐसे डाट करके मैंने लाइनिंग बनाया है। यहाँ तक देख रहे हैं आप, ये सब रेड करके मैंने लाइनिंग बनाया। ये पता है क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट की घटना है। ये प्रोफेज फर्स्ट, ये लाइनिंग बता रहा है कि जितना इसके नीचे है सब प्रोफेज फर्स्ट की घटना है, और एकदम साफ मैंने लिखा भी है। ठीक है, इसका फोटो मैं क्लिक करके भेजूंगा। अब स्टूडेंट शुरू होता है हमारा द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन बिल्कुल जो है क्या है, समसूत्री विभाजन है। ठीक है, तो ये होगी कहाँ, सिर्फ इतना बताऊंगा। ये जो दो सेल्स बने हैं ना, ये दो सेल्स किस में चल रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री विभाजन दो विभाजन हो रहा है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में दो कोशिकाएं बन चुकी हैं, इन्हीं दोनों कोशिकाओं के साथ होगा समसूत्री विभाजन, यानी कि एक कोशिका से दो बनेगी, एक कोशिका से दो बनेगी। और ये सब किसके अंतर्गत माना जाएगा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत, इन चरणों से होकर। ठीक है,
इन चरणों से होकर प्रोफेज की घटना घटेगी, मेटाफेज की घटना घटेगी, एनाफेज की घटना घटेगी, टीलोफेज की घटना घटेगी और अंत में कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। और जो घटना घटेगी मुझे कुछ नहीं बताना है, मैंने एक ही बार में आपको बता दिया कि सारी की सारी घटना क्या है, समसूत्री विभाजन की तरह है क्या, समसूत्री विभाजन ही है। ठीक है, तो इस कोशिका के भी साथ हुई होगी, इस कोशिका के भी साथ हुई होगी और अंत में एक कोशिका से इससे इस वाले से 2, इस वाले से 2, कुल मिला जुला कर कितना 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे अंततः अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 संतत कोशिकाएं बन चुकी हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो चैप्टर में लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, वही अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में अंतर परीक्षा में बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जानेंगे भी नहीं, क्योंकि परीक्षा में आपकी किताब में ये लिखा भर नहीं है कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। ये अंतर तो आप खुद आपको बनाना है। ठीक है, यानी किताब में है, केवल लिखा भर नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको बता रहा हूँ, सुनकर आप लिख सकते हैं और अपनी दूसरी किसी राइटर किताब से मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगा, आप उसको काफ़ी बेहतर समझ जाएंगे। ठीक है, और याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, टेस्ट में आप बढ़िया नंबर ले आएँ, ये उम्मीद है। और एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत कम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसको अटेंड करें, पढ़ें। ठीक है, तो कुछ अंतर मैं बता देता हूँ, बाकी डिटेल जो है मैं फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगा, उससे आप जान लीजिएगा। पहला अंतर तो यह है कि प्रायः सामान्य तौर पर जो समसूत्री विभाजन होता है वह घटना किस में घटती है, वह घटना काय कोशिकाओं में घटती है, यानी कि जो है जो शरीर का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं उनमें होती है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होती है वो किस में होती है, वह लैंगिक कोशिकाओं में होती है। ठीक है, जैसे स्पर्म, ओवम। ठीक है, पहला मुख्य अंतर। दूसरा अंतर यह कि इसकी समसूत्री विभाजन में काफ़ी कम समय लगता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन लंबी प्रोसेस है। ठीक है, अगला अंतर जो एकदम साफ पता चल रहा है कि समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से 2 मातृ कोशिकाएं बनती हैं, 2 संतत कोशिकाएं बनती हैं, और एक अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से 4 संतत कोशिकाएं बनती हैं। अगला अंतर, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या संतत गुणसूत्रों की संख्या पैतृक गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है, यानी 46 उसमें थे तो इसमें भी 46 रहेंगे। और जबकि अर्धसूत्री विभाजन में पैतृक गुणसूत्रों की संख्या और संतत गुणसूत्रों की संख्या, यानी संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक की आधी रह जाती है, यानी पैतृक में 46 थी तो 4 कोशिका जो नई बनी उसमें 23 ही रहेंगे। ठीक है, बस इतना काफ़ी है आप लोगों को, बाकी मैं क्लिक करके भेजता हूँ और भी अधिक जानकारी के लिए। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिए। धन्यवाद, चैप्टर फिनिश हो गया है।